हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने निर्धनता के बारे में जान लिया था, परिभाषा जान ली थी, सापेक्षिक क्या होती है, निरपेक्ष क्या होता है। इस क्लास में हम देखेंगे निर्धनता पे कुछ समितियां बनी हैं। इन समितियों ने अलग अलग पैमाने विकसित किए हैं कि किन लोगों को हम निर्धन की श्रेणी में रखें और किन लोगों को नहीं रखें। ठीक है, तो उन समितियों के बारे में जानेंगे, कब कब बनी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अब से जितनी भी क्लासेज होंगी हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है, ये बनता है। आपको क्या करना है, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, गरीबी के बारे में हमने बताया था। गरीबी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो। ठीक है, अब पूर्ति कैसे करेगा, वित्त चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, मनी। मनी से ही हर चीज मिल रही है, मनी एक माध्यम है। अगर उसके पास मनी नहीं है तो वो क्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो बस वही है कि आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। यहां पे क्या लिखा है, गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता, मतलब वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है, के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। बुनियादी मतलब मूलभूत आवश्यकता। सेम चीज है, शब्दों में पिरो के बताई गई है। इसीलिए देखो, किताबी भाषा आपको अब पता हो जाना चाहिए। किताबी भाषा बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, किसी चीज को इतना टफ बना देती है। नॉर्मल सी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए तो वो गरीब है, और ये लाइनें पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड में जा रहे हैं हम कि गरीबी पे कब से कब तक क्या वर्क हुआ है इंडिया में। ठीक है, नेहरू जी ने ही पहली बार जो आपकी संसद थी वहां पे बोला था कि भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें गरीबी सबसे प्रबल समस्या है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज हैं, 17 गोल हैं टोटल। इन 17 गोल में पहला नंबर का गोल है, जो फर्स्ट गोल, वो गरीबी ही है। सोचो, इतनी महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट नंबर पर निर्धनता को रखा, भुखमरी को आपके सेकंड नंबर पर रखा। ठीक, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। ये क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ आधिकारिक समितियां कौन सी हुई, नाम और सन। ठीक, तो सबसे पहले योजना आयोग का कार्य समूह 1962 में, बीएम दांडेकर और एन रथ वर्ष 1971 में। इसको बोला जाता है दांडेकर और रथ समिति। अगली अलग समिति वाई के अलग करके थे, 1979 में बनी। लाकड़ा वाला समिति या लकड़ा वाला समिति आपकी 1913 में। तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगराजन समिति 2014 में। इस सारी 6 की 6 समितियां हैं जिनको आपको पढ़ना है। समितियों के नेम और सन मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। कुछ उनके अंदर से होता है, उनकी कुछ सिफारिशें उन्होंने दी, कुछ स्पेसिफिक सिफारिशें होती हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले जो कार्य समूह है 1962 का, कौन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। पहले योजना आयोग बहुत सारे काम करता था, जैसे नीति आयोग अब करता है ना, तो जो प्लानिंग कमीशन होता था ना, उसके पास, नीति आयोग के पास तो कोई वित्तीय वो है ही नहीं शक्ति। पहले योजना आयोग जिसको बोल देता था, इस राज्य को इतना पैसा दे दो, इस योजना को इतना दे दो, तो उतना देना पड़ता था। बहुत पावरफुल बॉडी थी आपकी प्लानिंग कमीशन। तो इसने क्या बोला, स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता भोजन और गैर खाद्य। न्यूनतम आवश्यकता में सिर्फ भोजन तो हो नहीं सकता है, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें होती है। तो भोजन केवल खाद्य है, बाकी कपड़ा मकान चाहिए। तो इसमें मकान तो नहीं लेते, बट कपड़े तो जरूरी है, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें मूलभूत आवश्यकताएं के संदर्भ में इस समूह द्वारा 1962 में पहली बार भारत में गरीबी रेखा की मात्रा निर्धारित की गई। समूह ने बिना किसी क्षेत्रीय बदलाव की, इसमें क्षेत्रीय बदलाव नहीं है, जैसे मैंने बोला ना, गुजरात है आपका और बिहार है, दोनों जगह महंगाई दर अलग अलग है, दोनों जगह लोगों की कमाई का जो प्रति व्यक्ति आया है वो भी अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पे जो पावर्टी लाइन है गुजरात की वो अलग होगी राज्य की, और बिहार की अलग होगी। इसको महंगाई से क्या है, आप सुनियोजित कर देते हो, समायोजित। ठीक, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, बस इन्होंने केवल 2 बनाई कि ग्रामीण क्षेत्र की महंगाई दर अलग होगी और शहरी क्षेत्र की अलग। 2 अलग अलग रेखाएं 1960-61 की कीमतों के संदर्भ, और कीमतें कौन सी ली, 60-61 वाली। और क्या रखा है इन्होंने, 20 रुपए और 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तैयार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 रुपए प्रति माह एक व्यक्ति अगर कमा रहा है
तो गरीबी रेखा में नहीं है, इससे ऊपर। ये गांव का था आपका, ग्राम की थी ये, और ये शहरी थी। यहाँ शहर में इतना 25 रुपए प्रति माह कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसको क्या माना गया है कि ये गरीब नहीं है, उससे नीचे कमा रहा है तभी गरीब। गरीबी रेखा में स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है। तो ये जो गरीबी रेखा है इसमें व्यक्ति के नॉर्मली स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी खर्च होते हैं, इनको शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि दोनों राज्य द्वारा प्रदान किए जाने थे। दोनों किस द्वारा? राज्य मतलब ये नहीं है कि राज्य, प्रदेश नहीं है। प्रदेश और राज्य का अंतर समझो, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली। राज्य मतलब देश, केंद्र, केंद्र भी देगा प्लस आपकी राज्य सरकार भी, दोनों आ जाता है। राज्य मतलब एक प्रकार की सरकार, ठीक है। अब ये दोनों अगर देखो तो शिक्षा आपका किस में आ जाता है? जो अनुसूची संयुक्त है आपकी, ठीक है, उसमें आ जाता है, जो संयुक्त विषय सूची है उसमें। और ये किस में आ जाता है आपका? स्वास्थ्य, ये राज्य का विषय है। तो ये संवर्ती सूची का विषय है और ये राज्य का विषय है। तो राज्य सूची में तो राज्य को ही करना है, लेकिन केंद्र भी करता है। आयुष्मान भारत वगैरह बहुत सारे काम स्वास्थ्य के केंद्र ने एम्स वगैरह बनवाए, केंद्र भी काम करता है, ऐसी बात नहीं। ठीक। दूसरी समिति है बीएम दांडेकर और एन रथ द्वारा अध्ययन किया गया 1971 में। चूंकि ये योजना आयोग ने नहीं कराया था, ये वाला अध्ययन क्या है, योजना आयोग द्वारा नहीं कराया गया था। भारत की गरीबी रेखा की उत्पत्ति इन दो अर्थशास्त्रियों के मौलिक कार्य में, इन जो गरीबी रेखा, ध्यान रखना, जो गरीबी रेखा है इसकी मौलिक उत्पत्ति इन लोगों ने जो काम किया, अध्ययन किया, उसमें नहीं थे। क्या काम किया इन्होंने? सबसे पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी के न्यूनतम कैलोरी मानदंड को पूरा करने के लिए आवश्यक उपभोग स्तर स्थापित किया कि हर व्यक्ति को हर दिन 2250 कैलोरी चाहिए ऊर्जा। इसके लिए जो खर्च आएगा वो उसके लिए जरूरी है। अगर वो उतना नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है, और नहीं तो गरीबी रेखा के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में लेटेस्ट ही आया था कि गरीबी रेखा में, जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है, तो उसमें कौन सी समिति थी जिसमें कैलोरी को मानदंड बनाया था? पहली समिति ये थी, दांडेकर एवं रथ समिति, 1971। पिछले विद्वानों के विपरीत, जिन्होंने जीवन निर्वाह या बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को गरीबी रेखा का माप माना था, इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन दोनों के लिए सेम 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यय से गरीबी रेखा निकाली थी। इन्होंने पाया कि गरीबी रेखा ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 15 रुपए 1960-61 की कीमतों पर, शहरी परिवारों के लिए 22। तो इन्होंने गरीबी रेखा के लिए कम कर दी, ये ध्यान रखो। पहले गरीबी रेखा ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने कीमतें वही ली जो 1960-61 की है। तो इस टाइम तक कीमतें बढ़ गई होंगी, तो उनको कीमतों को क्या उतने परसेंट बढ़ा के समायोजित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला जो समिति बना, वाई के अलग समिति, 1979। इन्होंने क्या बोला? न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान पर टास्क फोर्स कि जो न्यूनतम आवश्यकता है व्यक्ति की और जो उपभोग की जो मांग होती है, कुछ और भी चीजें होती है उसकी जिसका वो उपभोग करता है। इस टास्क फोर्स के दृष्टिकोण के आधार पर भारत में पहली बार आधिकारिक गरीबी गणना, तो आधिकारिक गरीबियों की टोटल नंबर ऑफ गरीब कितने हैं ऑफ पुअर्स, इसकी शुरुआत हुई यहां से। तो जिसकी शुरुआत जहां से हो रही है वो ध्यान रखना, समितियों से वही पूछा जाता है। गरीबी रेखा को ग्रामीण ये नहीं भी पूछ सकता है कि कितना कैलोरी, पूछ लेता है कभी 2400 2100, क्योंकि जो शहरी है उनको कम कैलोरी की जरूरत पड़ती है, गांव में व्यक्ति ज्यादा काम करता है, तो शहरी के लिए 2100 और जो आपके ग्रामीण है उनके लिए 2400 कैलोरी। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना कि गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 किलो कैलोरी की औसत दैनिक कैलोरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर के रूप में परिभाषित किया गया था। यहाँ 1973-74 की कीमतों के आधार पर टास्क फोर्स ने 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाएं कितनी बनाई इन्होंने। ये रेखाएं आपको रुपए नहीं भी मालूम हो तो ये नहीं पूछा जाता है कि कितने रुपए गरीबी रेखा रखी, आपको कैलोरी वगैरह या क्या मानदंड थे वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। की कीमतों पर ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाएं 49.09 और 56 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित की।
अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाकड़ा वाला विशेषज्ञ समूह, इनका क्या रोल था वो देखिए। ये 1993 में बना। इसने गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित नहीं किया और न्यूनतम पोषण आवश्यकता, जो न्यूनतम पोषण आवश्यकता वही थी ना 2400 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किलो कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए। तो गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित नहीं किया और न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर अलग समिति द्वारा अनुशंसित अलग अलग ग्रामीण और शहरी रेखाओं को बरकरार। हालांकि इसने अंतर राज्य मूल अंतर को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में विभाजित कर दिया। तो पहली बार राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं अलग अलग हो गई। जैसे मैंने बताया कि गुजरात में महंगाई दर अलग है, गुजरात में कोई चीज अलग रुपए की मिल रही, यहाँ अलग मिल रही, तो इसको इन्होंने मूल अंतर के हिसाब से अलग अलग राज्यों की अलग अलग गरीबी बना दी। क्योंकि राज्यों की कमाई प्रति व्यक्ति आय भी है, जो आपकी, आप देखो गोवा की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए से ऊपर है, और अगर बिहार में चले जाओ 30,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय, वो भी सालाना बता रहे हैं। तो फिर देखोगे तो अलग अलग गरीबी रेखा भी होगी वहां पर। फिर अगला बना आपका तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह। सुरेश तेंदुलकर थे 2009 में। तेंदुलकर समिति ने गरीबी को मापने के तरीके में कई बदलावों को सुझाव दिए। इन्होंने क्या किया था कि अभी तक क्या फूड और कैलोरी को मापना है, अब इन्होंने रखा है 2 x + y। ये हो गया फूड कैलोरी, ये हो गया कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, कपड़े हो गए और भी कुछ है, ठीक है। जैसे और हल्का सा बताया तो गरीबी और महंगाई में कुछ चीजें जो गांव का आदमी है ना खैनी खाता है, वो भी शामिल कर लेते हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, आप देखोगे कि जो पान मसाला खर्चा है वो भी जोड़ा जाता है। तो ये है सिस्टम, लोग बाग ध्यान देते हैं, सरकारें बहुत माइनर चीजों पर ध्यान देती हैं। तो तेंदुलकर समिति ने गरीबी को मापने के तरीके में कई बदलावों का सुझाव दिया। इसने 1979 के बाद से सभी गरीबी अनुमानों में उपभोग किए जाने वाले कैलोरी मानदंडों से गरीबी रेखा को आधार बनाने के बजाय लक्ष्य पोषण संबंधी परिणाम की ओर जाने की। इतना ज्यादा थ्योरी आपको समझने की जरूरत नहीं है, जो अलग से आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाओं के लिए 2 अलग अलग गरीबी रेखा बास्केट बनाए, नहीं इसके बजाय इन्होंने क्या बोला, ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान अखिल भारतीय शहरी पीएलबी। तो अब इन्होंने ग्रामीण और शहरी के स्थान पे क्या किया, इसने भारत में एक समान अखिल भारतीय शहरी पीएलबी की सिफारिश की। पीएलबी मतलब पॉवर्टी लाइन। इसने गरीबी का आकलन करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल करने की सिफारिश की, क्योंकि जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे व्यक्ति अपना खर्च करते हैं वो भी तो उनको गरीब बना देते हैं। इसने भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर गरीबी रेखा के निकट प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी उपभोग व्यय की पर्याप्तता की जांच करके क्रमशः पोषण, शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों के अनुरूप मानक व्यय के साथ तुलना करके गरीबी रेखा को मान्य किया। मासिक घरेलू खपत के बजाय उपभोग व्यय को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत में विभाजित किया गया। उपभोग व्यय समझते हो, जितने का आप उपभोग कर लेते हो पर मंथ या पर डे आप जितना खर्च करते हो उसको इन्होंने आधार बनाया। परिणाम स्वरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 32 रुपए और 26 रुपए, 26 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 32 रुपए आपके शहरी क्षेत्रों के लिए आंकड़ा प्राप्त। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा अनुमान था इतने रुपए। इस ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने रख दी गई। तो ये समिति कब बनी थी, नाम क्या था और इसने किस चीज को आधार बना के दिया, ये आपको याद रखना है। फिर आखिरी बनी रंगराजन समिति। उसने क्या बोला, अगर आप देखोगे कि ये जो समिति थी, पहले इसको कर लेते फिर मैं दोनों में अंतर बताता। तेंदुलकर समिति के दृष्टिकोण की व्यापक आलोचना के साथ साथ बदलते समय और भारत के लोगों की आकांक्षाओं के कारण 2012 में रंगराजन समिति की स्थापना की गई। अभी जो इस टाइम गरीबी रेखा चल रही है वो तेंदुलकर की ही चल रही है, ध्यान रखना। जो तेंदुलकर ने बनाई थी उनकी ही चल रही, क्योंकि तेंदुलकर के समय इंडिया में गरीबी रह गई थी 21.9%। इन्होंने गरीबी रेखा को बहुत कम बताया था। फिर इसी पे बहुत ज्यादा विवाद चला, ये चला तो सरकार ने बना दी रंगराजन समिति। अब रंगराजन समिति क्या करेगी कि जो आपकी 32 शहरी थी इसको बना देगी, ये ग्रामीण रेखा है, और 45 क्या है आपकी शहरी रेखा है, 47 15 जोड़ देगी। लेकिन सरकार इसको अभी मानेगी नहीं, अभी तक सरकार ने माना नहीं। सरकार ने बोला कि उसका लक्ष्य क्या है, जो सबसे ज्यादा वंचित है उनको ध्यान रखना। यह अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा की बजाय अलग अलग टोकरियां रखने
इसने राज्य स्तरीय ग्रामीण और शहरी अनुमान प्राप्त करने की प्रथा पर वापस लौटा है। फिर से इन्होंने क्या किया कि ग्रामीण और शहरी पे वापस लौटा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग उपभोग टोकरी की सिफारिश की। टोकरी मतलब एक बास्केट बना दी कि इस बास्केट में आपको क्या चाहिए, खाना, इतने कैलोरी रख दी, कपड़ा ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ऐसी टोकरी इन्होंने बना दी। इसका टोटल मूल्य निकाल लिया कि पूरा कितना चाहिए। जो अनुशंसित कैलोरी, प्रोटीन और वसा का सेवन सुनिश्चित करते हैं, और कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन जैसे खाद्य पदार्थ इसमें शामिल। इस समिति ने 2011-12 की कीमतों पर दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय को शहरी के लिए जो मैंने बताया 47 कर दिया, और 32 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए और 26 रुपए कर दिया। ठीक है, जो पहले 32 और आपका कितना था, 26 था पहले, तो ये 32 को बढ़ा के इन्होंने जो 26 वाला था उसको 32 कर दिया था, और 32 वाले को इन्होंने कितना कर दिया था, 47। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने बोला इन्होंने अनुशंसित किया। हालांकि सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया। एक कार्यदल और बनाया था सरकार ने 2015 में, अरविंद पनगड़िया की, उसमें कि आप ये विवाद को सुलझाओ, क्योंकि यहाँ पे विवाद हो गया था। यहाँ पे आके फिर से गरीबी रेखा 29% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे, और वहां पर सिर्फ 21% रह गए थे। तो फिर विवाद इसलिए हुआ कि आप तो गरीबी रेखा नीचे कर दो तो फिर पूरे ही सब गरीबी से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे चल रहा था। जितनी भी समितियां हैं आप जान चुके हो, समितियों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक अलग से लेक्चर इस पर कर दिया है। जो लोग भी पढ़ रहे हैं ध्यान से 3 चीजें ध्यान रखो। पहली चीज, अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बनाइए, क्योंकि टाइम रहेगा नहीं कभी। हर बार आप एग्जाम देते हो, ऐसे एग्जाम होते हैं कि हर 1-1.5 महीने में आपका एग्जाम हो रहा होता है, तो कभी आपके नोट्स नहीं बनते और कभी तैयारी आपकी पूर्ण नहीं होती। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है, और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लासेज और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।